हेलो बच्चों, वेलकम टू यूनिक स्टडी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं समानता एवं असमानता के व्यापक स्वरूप है। तो समानता और असमानता का जो रूप है उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि उसका क्या क्या स्वरूप है, उसके बारे में हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग काले और गोरे का भेदभाव में देखे थे, जैसे कि हम लोग देखे कि उनका जो अफ्रीका का तीर थी, अफ्रीका जब गए थे यात्रा पर गांधी जी, उनके बारे में हम लोग पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अगर कोई भी बच्चे पिछले क्लास नहीं देखे होंगे तो पहले वो पिछले क्लास देखकर आइए, तब ये क्लास आपको समझ में आएगा। पिछले क्लास यानी चैनल में मेरा पिछला क्लास अपलोडेड है, लोकतंत्र में समानता। तो ये पहला टॉपिक था जो हम लोग कल के क्लास में डिस्कस किए थे, और उसमें छोटा छोटा जो टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस किए थे। ये चैप्टर है लोकतंत्र में समानता, ये पूरा चैप्टर है, उसी में छोटा छोटा टॉपिक है, जिसमें पहला एक और टॉपिक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, जो गांधी जी का अफ्रीका यात्रा के बारे में हम लोग उसमें पढ़े थे कि कैसे गांधी जी को रेल से बाहर निकाल दिया गया था। तो उस क्लास में हम लोग उतना सारा चीज़ को डिस्कस किए जो आपको शायद जो आपको अच्छा से समझ में आई होप आया होगा। अगर आपको कहीं भी डिस्कस जो हम किए हैं, जो हम बताए हैं, जो पढ़ाए हैं, आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैसेज कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मेरा कभी कहीं भी आपको कमी दिख रहा है कि यहाँ पर मेरा गलत हो रहा है तो आप मेरे को वहाँ पर भी बता सकते हैं। हम उसको सुधारने की पूरा कोशिश करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। समानता और असमानता के व्यापक स्वरूप है। असमानता केवल व्यक्तिगत भेदभाव की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि कुछ ही लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं। कई बार रोजमर्रा की ज़िंदगी में भी, मतलब जो डेली का ज़िंदगी है, इस तरह के व्यवहार सामान्य दिखते हैं, परंतु इसके पीछे एक गहरी असमानता का भाव छिपा रहता है। नीचे दिए गए उदाहरण हमारे समाज में लोगों की सोच को दर्शाता है और असमानता का व्यापक स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। तो असमानता मतलब कि किसी में एक जैसा सामान्य व्यवहार नहीं किया जा सके। जैसे कि एक प्रकार का हम लोग ले लेते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा अमीर है और बहुत ज़्यादा जो गरीब है, वो दोनों का जो बीच का विचार रहेगा, दोनों का बीच का जो ये रहेगा, वो थर्ड व्यक्ति के लिए अलग अलग रहेगा। वो दोनों के लिए, जो अमीर है उसके लिए और जो गरीब है, तो उन लोग में जो असमानता और समानता का भेदभाव होता है, उसके बारे में हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे, और ये टॉपिक से हम लोग असमानता को डिस्कस करेंगे। वैवाहिक विज्ञापन। वैवाहिक विज्ञापन हमारे समाज में जाति व्यवस्था की जड़ें बहुत गहरी है। इसका अच्छा उदाहरण दिए गए वैवाहिक विज्ञापन में सब स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह शहरी क्षेत्र में रहने वाले उच्च शिक्षित लोगों द्वारा दिए गए विज्ञापन है। इन विज्ञापनों में प्रमुख रूप से जाति का उल्लेख होता है और एवं विवाह की शर्तों में जाति की प्रमुखता होती है। इन विज्ञापनों में जाति एवं अन्य सामाजिक असमानता के सूचक शब्दों को रेखांकित करें। मध्याह्न भोजन और विद्यालय। देश भर के मध्याह्न भोजन प्रारंभ करने के कई कारण हैं। कई बच्चे खाली पेट स्कूल आते हैं और उनका मन इस वजह से पढ़ाई में नहीं लगता। बिल्कुल, आप कोई भी, मतलब कितने जितने भी बच्चे हैं, आप गेस किए होंगे, आप सोचिएगा कभी खा कर बिना अगर आप स्कूल जाएंगे तो आपको उस दिन पढ़ने में मन नहीं लगेगा। आपको उस दिन मतलब पढ़ाई भी नहीं समझ में आएगी कि क्या सर पढ़ा रहे हैं, क्या मैडम पढ़ा रही हैं। लेकिन आप जिस दिन अच्छा से खा लेंगे, आपका पेट भरा रहेगा, तो आपको पढ़ाई में भी मन लगेगा और आपको समझ में भी आएगा। बहुत जगह बच्चे स्कूल की आधी छुट्टी में भोजन करने जाते हैं और बाद में वापस नहीं आते हैं। बिल्कुल, अगर जैसे कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे, पहले जब हम लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि हम लोग लंच के समय घर आ जाते थे खाना खाने के लिए, और कभी कभी तो हम लोग तो जाते भी नहीं थे, जैसे कि बुक में लिखा हुआ है। तो वैसे हम लोग ठीक उसी प्रकार हम लोग कभी कभी स्कूल से जब घर आते थे तो नहीं हम लोग जाते थे। कई माताओं को काम छोड़कर बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था हेतु वापस आना पड़ता है। ऐसा देखा गया है कि मध्याह्न भोजन के कारण कई विद्यालयों में न सिर्फ बच्चों की उपस्थिति बढ़ी, बल्कि सीजन पढ़ाई के बीच में छोड़ देना भी कम हुआ। मध्याह्न भोजन योजना के बच्चों को भोजन तो मिलता ही है, उनके बीच की सामाजिक दूरियां को भी कम करने का प्रयास इसके माध्यम से किया जाता है।
बच्चे एक ही प्रकार का भोजन करते हैं, चाहे उनके जाति कोई भी हो, क्यों न हो। इस प्रकार भोजन बनाने के लिए किसी भी जाति के लोग नियुक्त किए जा सकते हैं, चाहे वो दलित हो या महादलित से ही क्यों न हो। कहीं कहीं भोजन बनाने वाले की जाति को लेकर विवाद भी हुआ, पर इसे विद्यालय शिक्षा समिति ने अपने स्तर पर सुलझा लेने का प्रयास किया। तो देखिए, इस टॉपिक में हम अपने आप से हम आपको बताते रहे हैं कि इस टॉपिक में क्या कह रहा है। इस टॉपिक में हम लोग पढ़ रहे हैं असमानता के बारे में। तो इसमें एक प्रकार का बताया गया है कि पहले का जो स्कूल हम लोग जाते थे पहले, अब तो प्राइवेट स्कूल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले जो स्कूल हम लोग सरकारी में पढ़ते थे तो वहाँ पर क्या होता था कि पहले जो भोजन नहीं वहाँ पर पहले नहीं बनता था, भोजन कहाँ बनता था, स्कूल में नहीं बनता था। तो उसकी वजह से हम लोग भूख के कारण से हम लोग घर आ जाते थे खाना खाने के लिए। तो खाना खाने के आने के बाद हम लोग स्कूल नहीं जाते थे। उसके बाद क्या होता था कि जो मतलब जो स्कूल में मान लीजिए कि आपकी मम्मी पढ़ा रही हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, तो उनको भी अपने घर आना पड़ता था छोड़ देने के लिए। तो उसके वजह से बहुत सारा ऐसा जो चीज़ें हैं वो मतलब धीरे धीरे कम होती गई। लेकिन उसके बाद जब स्कूल में खाना वगैरह बनने लगा, उसके बाद से जो है बच्चे रेगुलर पढ़ने लगे और मतलब घर नहीं आ पाए, अपना पढ़ाई करके एक बार छुट्टी के टाइम ही आते थे। लेकिन जब स्कूल में ये जब होने लगा, खाना बनने लगा, उसमें भी जाति का विवाद होने लगा कि मतलब कि किस दलित के लोग यहाँ पे खाना बनाते हैं और किस दलित के नहीं बनाएंगे। तो इस तरह करके कुछ विवादें खड़ी हुई, लेकिन जो स्कूल के जितने भी मेंबर थे, समिति के लोग थे, वो उस चीज़ को सुलझाने की पूरा चेष्टा की, पूरा कोशिश किए और उसमें कामयाब होकर उस चीज़ को ख़त्म कर दिए। तो इस टॉपिक में हम लोग इस चीज़ को कवर कर लिए हैं। आपको कहीं भी अगर समझ में नहीं आया होगा तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि कहाँ पर आपको फंस रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग का दलित और महादलित। दलित और महादलित क्या है? तो दलित एक ऐसा शब्द है जिसे निचली कही जाने वाली जाति के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित मतलब कि आप जितने जैसे कि दुसाध चमार जितने भी कास्ट हैं जो नीचे जाति के हैं, वो अपने जाति को स्वयं मतलब बताने के लिए कि ये चीज़ है तो उसको दलित कहते हैं। जैसे कि जितना भी नीचा कास्ट है उसको दलित कहा जाता है एक शब्द में, जिसका अर्थ है समाज में दबे एवं उपेक्षित लोग। तो इसका मतलब अर्थ है, दलित का अर्थ होता है कि जो समाज में दबे लोग हैं, दबे हुए कमज़ोर लोग, और उस समाज में नहीं रहते हैं। जैसे कि होता है ना कि आप कोई भी मीटिंग करेंगे तो उसमें दलित वर्ग के लोग नहीं आते हैं, क्योंकि वो कमज़ोर होते हैं और वो गरीबी के कारण बोल सकते हैं, इसीलिए किसी को आप दलित बोल रहे हैं। गरीबी के कारण उनका समाज में आदर नहीं होता था, नहीं होता था, नहीं होता है। इस शब्द का इस्तेमाल करने वाले दलित ये संकेत करते हैं कि उनके साथ आज भी भेदभाव किया जा रहा है। तो इस शब्द का जो इस्तेमाल करते हैं उनको ये भी महसूस होता है कि आज भी उनके साथ भेदभाव किया जाता है। तो बिल्कुल आज भी किया जाता है। आप मिडिल वर्ग के हैं, आप लोअर हैं या अपर हैं, उसके बीच ही आपको समानता असमानता दी जाएगी। आप अगर बहुत लोअर हैं तो आपको असमानता वहाँ पर देखने को मिलेगी। आप बहुत ज़्यादा अपर हाई के हैं तो आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा समानता, व्यवहार अच्छा मिलेगा, आपको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलेगी, मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। लेकिन आप वहीं कमज़ोर हैं, आप गरीब हैं, तो आपको वहीं पर लोग पूछेंगे ही ना कि खाना खाएं नहीं खाएं। आप पिछले क्लास में भी हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा टॉपिक पर कवर किए थे कि जो शादी में गए थे तो कैसे वो मतलब अपने से जितने उन लोग का आर्थिक चीज़ें थी, जैसे कि संपन्न थे, अपने धन दौलत से संपन्न थे, लेकिन ये थोड़ा कमज़ोर थे, तो ये उतना सूट बूट जैसे पहन कर नहीं गए थे, इसलिए उनको उतना आदर मान नहीं किया गया, यहाँ तक कि उनको खाने के लिए भी नहीं पूछा गया। तो आप पिछले क्लास में अगर जो भी बच्चे नहीं देखे हों तो वो देख लीजिएगा, आपको उसके बाद ही ये समझ में आएगा कि क्या है दलित और महादलित। महादलित को जान लेते हैं। दलितों में सबसे पीछे रह गए समूहों के बिहार में पहली दफ़ा महादलित कहा गया। तो दलितों में सबसे पीछे रह गए जो बिहार के समूह है उसको सबसे पहली दफ़ा पहली बार महादलित कहा गया। कहाँ? बिहार के जो पिछली लोग हैं उनको कहा गया। पहला क्वेश्चन है, मध्याह्न भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? मध्याह्न भोजन और विद्यालय से संबंधित अंशों से समानता दर्शाने वाले वाक्यों को चुनें और लिखें। क्या आपने कभी मध्याह्न भोजन के दौरान असमानता का अनुभव किया है? अगर हाँ तो कैसे? ये कुछ क्वेश्चन है जो आपको क्वेश्चन करनी है। आप मेरे को इंस्टाग्राम पे इसका फ़ोटो आप आंसर क्लिक कर मेरे को इंस्टाग्राम पे भेजिएगा, हम आपको देखेंगे कि आपका सही है अब गलत है। समाचार पत्रों की
इन खबरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि देश के कई स्थानों पर ऐसा भेदभाव होता है। यह व्यापक समस्याएं हैं जो लोगों की सोच को दर्शाता है। पहला क्वेश्चन है, बाल संसद समानता के लिए क्या कर सकती है, चर्चा कीजिए। गरीबी और बेरोजगारी नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का। असमानता का सबसे भयानक और बड़ा स्वरूप गरीबी और बेरोजगारी में नजर आता है। आपने पूनम की कहानी तो पढ़ी थी, बिल्कुल। आप पिछले क्लास जो बच्चे नहीं देखे होंगे उनको नहीं समझ में आया होगा। बिहार के आधे परिवार ऐसे हैं जिन्हें रोजाना भरपेट भोजन आज भी नहीं मिल पाता है। सबसे ज्यादा गरीब लोग खेतिहर मजदूर हैं। इन्हें वर्ष भर काम नहीं मिल पाता। ये भूमिहीन हैं और या उनके पास थोड़ी जमीन है जिससे उनका गुजारा नहीं हो पाता। तो सबसे गरीब यहाँ पर बताया गया है भूमिहर को, मजदूर को, जो लोग जिसके पास खेती भी है नहीं है, जो मजदूरी करते हैं। अब वो कभी मिलेगा मजदूरी उनको, कभी नहीं होगा, कभी काम मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। उनके वो सबसे ज़्यादा मतलब इस चीज़ को ये करते हैं, बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत होती है, जो भूमिहीन होते हैं और जो गरीब होते हैं। और इनको मतलब कभी कभी मतलब थोड़ा बहुत जब इनके पास खेती होता है तो हमें अब उनका घर का गुजारा करने में ही सब खत्म हो जाता है, अच्छा से हो भी नहीं पाता है। थोड़ा सा खेती से आप क्या कर सकते हैं। ये दोनों तरह से असमानता का सामना करते हैं क्योंकि अधिकांश खेतीहर मजदूर दलित परिवार के हैं। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ सामाजिक भेदभाव। विश्व स्तर पर समानता के मुद्दे। महात्मा गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका के अश्वेतों द्वारा किया गया दुर्व्यवहार एक विश्वव्यापी घटना बन गया। विश्व स्तर पर समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा इतिहास रहा। कई उदाहरणों में एक अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट मूवमेंट के रूप में जाना जाता है। तो एक नागरिक अधिकार आंदोलन है जिसको हम लोग सिविल राइट मूवमेंट के द्वारा जाने जाता है, मतलब जानते हैं। इस आंदोलन की जड़ में 1 दिसंबर 1955 ईस्वी की घटना वह घटना है जिसमें रोजा पार्क्स जो एक अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी। तो इसमें इस घटना के बारे में बताया गया है कि एक महिला थी जिनका नाम रोजा पार्क्स था और वो क्या थी, अफ्रीकी अमेरिकन महिला थी, ठीक है, ने एक गोरे व्यक्ति को बस में अपनी सीट नहीं दी। तो उस बस मतलब वो ट्रेवल कर रही थी, तो जिस बस में ट्रेवल कर रही थी उस बस में अपने सीट पर एक गोरे व्यक्ति को मतलब सीट नहीं दी, अपना बैठने नहीं दी। एक सेकेंड, बैठने नहीं दी क्योंकि वह दिन भर के काम के कारण थकी हुई थी। वह श्वेतों के लिए आरक्षित सीट पर बैठ गई। गोरा व्यक्ति रोजा पार्क्स द्वारा सीट नहीं दिए जाने को अपना अपमान समझा। तो जो रोजा पार्क्स थी वो गोरे व्यक्ति को सीट नहीं दी, तो सामने वाला जो व्यक्ति था उस चीज़ को ये नहीं किया कि सीट पहले लेगा कोई बैठा है, कोई मेंबर बैठा है तो वहाँ पर हम सीट क्यों लेंगे। लेकिन वो सीट लेने की कोशिश किया। जब उनको रोजा पार्क्स सीट नहीं दी तो वो चीज़ को अपना अपमानजनक समझा कि मेरे को अपमान कर दी। तो अपमान किसको, मारना भी चाहिए था, अपमान समझा क्योंकि वहाँ नियम था कि अश्वेत अलग सीटों पर बैठेंगे। तो वहाँ पर एक नियम बनाया गया था, ऐसा तो नियम बनता है हमारे देश महादेश में। इस पर बस ड्राइवर बस को थाने ले गया, फिर भी महिला अपनी जगह डटी रही, अतः उसे गिरफ्तार कर लिया गया। परिणामतः अफ्रीका अमेरिकनों के साथ असमानता के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छिड़ गया। इसके बाद सन 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम, हमारा देश आज़ाद भी हो गया था, उसके बाद की बात है। भारत देश आज़ाद हो गया था उसके बाद की बात है ये अफ्रीका अमेरिका की कहानी। श्वेत और अश्वेत के आधार पर भेदभाव पर रोक लगा दिया गया। तो फाइनली 1964 में ये जो अधिकार है अमेरिका के जो श्वेत और अश्वेत है, गोरा उजला का जो भेदभाव है उस गोरा काला का, उस पर रोक लगा दिया गया। फाइनली कब लगाया गया था, 1964 ईस्वी में। तो ये देखिए रोजा पार्क्स हैं जो अपने सीट पर बैठी हैं, यही इंसान है जो यहाँ पर सोच रहा है कि इनके सीट पर हम बैठें। ये देखिए यहाँ पर फिगर को दर्शाया गया है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की प्रतिमा। तो यहाँ पर है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी की प्रतिमा, जो कि ये चीज़ को ख़त्म करने में इनका योगदान रहा है।
शिक्षा के क्षेत्र में भी इसका प्रभाव हुआ। अश्वेत बच्चों के लिए अलग खोले गए विद्यालयों में ही उनका नामांकन होता था, बंद कर दिया गया। वे मतलब जो शिक्षा का समय, जैसे कि आप कोई स्टूडेंट लाइफ है जिनका, उसमें भी ऐसा होता था, स्कूल में भी ऐसा होता था कि जो लोग अश्वेत बच्चे होते थे उनको विद्यालयों के नामांकन में मतलब ख़त्म कर दिया जाता था, बंद कर दिया जाता था। लेकिन उसको भी ख़त्म कर दिया गया, मतलब नामांकन नहीं किया जाता था, अलग रूम में किया जाता था। वे अब कहीं भी नामांकन कराने के लिए स्वतंत्र थे, किंतु वे आज भी अपनी असमर्थता और आर्थिक असमानता के कारण उन्हीं विद्यालय में नामांकन को विवश है जहाँ पहले उनका नामांकन होता था। यही कारण है कि आज भी वहाँ श्वेत और अश्वेत के बीच असमानता नजर आती है। लास्ट टॉपिक है हम लोग का इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का लास्ट टॉपिक है चुनौतियां लोकतंत्र की। जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ समानता अनिवार्य रूप से होगी। तो जहाँ लोकतंत्र होगा वहाँ समानता होगी, अनिवार्य रूप से होगा। लेकिन अतः लोकतंत्र से उम्मीद की जाती है कि सबको समान अवसर उपलब्ध होनी चाहिए, एक सबके साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए। बिल्कुल, आप लोकतंत्र से क्या उम्मीद रखते हैं कि सबको फ्रीडम होना चाहिए, सबको आज़ादी होना चाहिए, एक तरह से होना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसके साथ असमानता की हो, इसके साथ समानता की। सबके धनी हो गरीब हो सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। किंतु बहुत सारे ऐसा होता है, बहुत बार ऐसा नहीं होता और असमानता की तिथि बनी रहती है। अपनी गरिमा बनाए रखने और साथ ही असमानता से जूझने के लिए लोग प्रयास करते हैं। वे अपनी बात सामने रखते हैं, प्रश्न पूछते हैं, गोष्ठियाँ करते हैं और जन आंदोलन में भाग लेते हैं। इस पाठ्य पुस्तक के अलग अलग अध्याय में समानता की बात की जाएगी और इसके लिए किए गए संघर्षों के बारे में भी चर्चा की जाएगी। तो अगले क्लास में हम लोग बहुत सारे ऐसे चीज़ें जो पढ़ेंगे। अगले क्लास में हम लोग राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 है पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक शास्त्र विज्ञान में। तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल का हम लोग कल के देखेंगे कल क्या पढ़ना है। लेकिन आज के लिए इतना ही, आज हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो गया है। तो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 1 राजनीतिक शास्त्र हम लोग का खत्म हो गया है। पॉलिटिकल साइंस लेक्चर 1, 2 दोनों हो गया है। आप कोई भी बच्चे अगर लेक्चर 1 नहीं देखे होंगे तो चैनल पर अपलोडेड है, जाकर आप देख लीजिएगा, तब आप लेक्चर 2 देखिएगा, तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, ज़्यादा आपको समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही टॉपिक, न्यू टॉपिक के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। हर हर महादेव।